जय हिंद। आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट 6 का व्याख्यात्मक हल कराऊंगी। इस सीरीज़ में हमने 5 प्रैक्टिस सेटों का व्याख्यात्मक हल कर लिया है। तो आज हम 6वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1978, 1985, 1972 या फिर 1980? ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत 22 भाषाओं में प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। 1980 में यह पुरस्कार S.K. पोट्टेकट, जिन्होंने मलयालम में रचना लिखी और उनकी रचना का नाम था ओरू देशथिन्ते कथा, पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को, जो कि हिंदी के बहुत उत्कृष्ट रचनाकार हैं, उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और 1985 में पन्नालाल पटेल को, जो कि गुजराती के साहित्यकार हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में उनका काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार के लिए दिया गया? अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या बी, घूंट अपमान के आत्मकथा किस दलित लेखक की है? डॉक्टर सूरजपाल, अजय नावरिया, हिमांशु जोशी या शिवराज? घूंट अपमान के आत्मकथा अजय नावरिया के द्वारा लिखी गई है। दलित आत्मकथाएं दलित लेखकों के द्वारा, जो दलित विमर्श पर लिखते हैं, उन लेखकों के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। पंक्ति के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई। शुक्ल जी ने कहा था कि जो कुछ भी साहित्य में होता है वो समाज में या मनुष्य की जो चित्तवृत्तियां हैं, जो उनके मानसिक विकास है, चित्तवृत्तियों में, चाहे फिर वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, उन सभी विकासों का प्रतिबिंब हमें समाज में देखने को मिलता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि हमें किसी भी समाज से रूबरू होना है तो हमें उस समाज का साहित्य पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, किसी भी भाषा में लिखित ध्वनि संकेत को क्या कहते हैं? भाषा, विभाषा, लिपि या फिर व्याकरण? भाषा भावों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम होती है, जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा, मति, वृत्ति, विचार का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है वह भाषा होती है। विभाषा, जैसे मान लेते हैं हिंदी की 18 बोलियों में से कुछ भाषाओं में हमें उत्कृष्ट साहित्य मिलता है, जैसे कि ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली। तो उत्कृष्ट एक, ये साहित्य के परिदृश्य में मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया, एक विषय विशेषता के आधार पर कुछ भाषाओं का समूह विभाषा कहलाता है। व्याकरण किसी भी भाषा को मानकीकृत करने का काम करता है।
लेकिन उस भाषा के लिखित संकेत या लिखित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में हिंदी का विकास अपभ्रंश से माना जाता है। यदि हम प्रारंभ से देखें तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद हमें हिंदी प्राप्त होती है। अपभ्रंश के मुख्य 5 भागों में से महत्वपूर्ण 3 भागों से हिंदी की बोलियां विकसित हुईं और वो 3 भाग हैं सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण, खस, लहंगा आदि अपभ्रंश के ही भेद हैं। अवधी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है और पूर्वी हिंदी उपभाषा का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा, राजस्थानी हिंदी उपभाषा और पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। वहीं मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा या बिहारी की बोलियां विकसित हुई हैं। तो अवधी जो कि पूर्वी हिंदी उपभाषा से आई है उसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न संख्या 6, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो किसी भी शब्द में संधि ढूंढने का सबसे सटीक तरीका होता है उसका वर्ण विन्यास कर देना, या फिर यदि हमारा वर्ण विन्यास काफी सटीक है, सुदृढ़ है, तो हम उसमें से 2 पर्टिकुलर शब्दों को, 2 विशेष शब्दों को अलग कर सकते हैं। जैसे चंद्र और हर, इन 2 शब्दों को सहजता से अलग किया जा सकता है। अब यदि हमें नियम याद है तो नियम ये कहता है विसर्ग संधि का कि यदि विसर्ग से पूर्व ए या ओ आ जाए और विसर्ग के बाद में यदि च आए तो विसर्ग आधे सा आगत सा में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हरिह घन चंद्र हरिश्चंद्र में परिवर्तित होगा, हमारी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। क्योंकि जब भी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तब वहां विसर्ग संधि होती है, और यदि किसी स्वर का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से या स्वर का मेल व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए तब वहां व्यंजन संधि होती है, और स्वर का मेल यदि स्वर से हो तब वहां स्वर संधि होती है। प्रश्न संख्या 7, धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्री, अव्ययीभाव। कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य उपमेय उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होता है। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद की अपेक्षा तीसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन धक्का मुक्की में तो दोनों ही पद की प्रधानता है। हम एक भी पद को कम या अधिक नहीं कह सकते, तो दोनों पदों की प्रधानता द्वंद्व समास के अंतर्गत होती है। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार हिंदी में
कितने कारक चिन्ह हैं? 6, 7, 8 या फिर 5? सामान्यतः हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है, किंतु यहाँ हिंदी के कारक चिन्ह पूछने के बजाय आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का मत जानना आवश्यक है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में कारक चिन्ह 6 ही माने हैं। उन्होंने संबोधन और कर्ता को स्थान नहीं दिया, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से क्या होगी? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता या सौराष्ट्र? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द होते हैं जिनमें किसी के गुण दोष, दशा, भाव या स्थिति का बोध होता है। तो जब राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होता है तब उसे राष्ट्रीयता शब्द कहा जाता है, अर्थात उत्तर होगा विकल्प तीसरा। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऋषि पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग ना ऋषि पत्नी होता है, ना ऋषिणी होता है और ना ही ऋषि होता है, बल्कि ऋषिका, ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। जैसे सती का पुल्लिंग सतित्व होता है, उसी भांति ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है। मानव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण बनेगा? मानव शब्द से मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय? मानव शब्द से मानवीकरण तो जब हम प्रकृति में मनुष्य के गुणों का वर्णन करते हैं तब वहां मानवीकरण होता है, यानी मानवीय गुणों का अनुकरण करना मानवीकरण कहलाता है। मानवता मनुष्य के अंदर उत्पन्न भावना है, वह भाववाचक संज्ञा है, किंतु प्रश्न संज्ञा न पूछ करके विशेषण पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर होगा मानवीय। जैसे हम कहते हैं वह मानवीय गुणों से परिपूर्ण है, अर्थात उस व्यक्ति में जो मनुष्यता के गुण होने चाहिए, जो नैतिक गुण होने चाहिए, जिन्हें समाज के मानकों पर गलत ना ठहराया जाए, अनुचित ना ठहराया जाए, उन्हीं गुणों को हम मानवीय गुण कहते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 12, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट या उत्कीर्ण? तो उत्कर्ष का यदि विशेषण कहा जाता तो उत्कृष्ट हो जाता, लेकिन उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ना कि अवकर्ष, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 13, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 6, 10 या फिर 11? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 4 विशेषण के भेद होते हैं, जबकि 10 स्वर की मात्राएं होती हैं भाषा विज्ञान में, और 11 स्वर भी होते हैं और
मूल सर्वनाम शब्द भी 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, ये 11 मूल सर्वनाम शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 14, मुझे बाहर जाना है वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक? तो जहां प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का बोध होता है वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जहां निकटता या दूरी का बोध हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जहां अनिश्चितता का बोध हो, अनसर्टेनिटी का बोध हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जहां स्वयं का, निजता का बोध हो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। तो मुझे शब्द में फर्स्ट पर्सन का बोध हो रहा है, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? चयन कीजिए। रोहन आम खा रहा है। आकाश में बादल गरजता है। वह पंडित है किंतु हठी है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जहां एक कर्ता के साथ में एक क्रिया का प्रयोग हो वहां सरल वाक्य होता है। जहां 2 स्वतंत्र वाक्यों को किसी अव्यय शब्द से जोड़ दिया जाए वहां संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है वहां मिश्र वाक्य होता है, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। वह कौन सा व्यक्ति है तब तक अधूरा है जब तक अगला वाक्य यानी कि जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो जब एक वाक्य सुनने के बाद दूसरे वाक्य की आकांक्षा, उत्कंठा उत्पन्न हो वहां मिश्र वाक्य होता है। प्रश्न संख्या 16, स्वयं से पैदा होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वयंभू, जंगम, स्वेदज या पारावर? जंगम वो होता है जो चल न सके, स्थिर रहे एक ही जगह पर। स्वेदज, स्वेद अर्थात पसीना, जो पसीने से उत्पन्न जीवाणु या बीमारियों ने स्वेदज कहते हैं। पारावर समुद्र का पर्यायवाची है। लेकिन जो स्वयं पैदा हो उसे स्वयं भू कहते हैं, अर्थात भू पृथ्वी से जो उत्पन्न स्वयं हो गया, जिसे रोपने की या बोने की आवश्यकता न पड़े, वो स्वयंभू होता है। प्रश्न संख्या 17, अदृश्य शत्रु के लिए उपयुक्त मुहावरे निम्नलिखित में से कौन सा है? मीठी छुरी, आस्तीन का सांप, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी। आस्तीन का सांप अदृश्य शत्रु होता है, क्योंकि सांप को हम पूरे घर में ढूंढ लेंगे यदि पता हो तो, लेकिन अपने आस्तीन यानी छुपा हुआ घर में नहीं देखेंगे। पेट में दाढ़ी बहुत अधिक अनुभवी या चालाक व्यक्ति। मीठी छुरी जो मीठी बातें बोलकर या चापलूसी करके नुकसान कर दे। और मुंह में राम बगल में छुरी अर्थात मीठे बोल लेकिन हमेशा मन छल कपट का व्यवहार करने वाला व्यक्ति। प्रश्न संख्या 18,
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं करना, या जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। तो जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो उसी को कहते हैं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। अति मलिन वृषभानु कुमारी पंक्ति में कौन सा रस है? जिस समय भगवान कृष्ण गोकुल को छोड़ मथुरा में कंस के वध के लिए आ गए और फिर कंस मथुरा के राजा बनकर वहीं रह गए, वह गोकुल में राधा रानी अति मलिन, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं, उनके वस्त्र बहुत मैले हो चुके हैं, क्योंकि एक बार कभी रास रचाते रचाते भगवान कृष्ण ने राधा के वस्त्रों से, उनके चुंदरी से पसीना पोंछ लिया था। तो इस लालच से कि वो पसीना बह जाएगा, वो उसको धुलवा नहीं रही हैं, यानी कि वो भगवान कृष्ण के वियोग में हैं। तो यहाँ होगा वियोग श्रृंगार रस। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? वे भाव जो मन में क्षण भर के लिए बुलबुले की तरह आते हैं और फिर चले जाते हैं, इसलिए उन्हें क्षणिक भाव कहते हैं। और क्योंकि क्षण भर के लिए मन में आए हुए भाव सामाजिक नैतिक परिधि से परे होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए उन्हें व्यभिचारी भाव कहा जाता है। और रस संप्रदाय में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। 9 नवरस को कहा जाता है और 4 अनुभावों की संख्या होती है। हमारा उत्तर हो जाएगा 20 का विकल्प सी। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5, 12। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मुख्य अर्थ को व्यक्त कर दे, यानी जो कहा जा रहा है उसका वही अर्थ हो, तब वहां अभिधा होती है। मुख्य अर्थ को बाधित कर लक्षण को या मुहावरे और लोकोक्तियों के माध्यम से जिन्हें कहा जाए उसे लक्षणा कहते हैं। और व्यंग में कही गई बात व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। अर्थात हमारा उत्तर है विकल्प दूसरा। निम्नलिखित में से कौन अधिगम अक्षमता है? गणितीय अक्षमता, लेखन संबंधी अक्षमता, पठन संबंधी अक्षमता, या फिर सभी। शिक्षा शास्त्र में जिसे हम पेडागॉजी कहते हैं, बच्चे की महत्वपूर्ण अक्षमताओं के बारे में पढ़ाया जाता है, उसका अध्ययन और अध्यापन किया जाता है। बच्चे में पठन, लेखन, गणित, श्रवण आदि प्रकार की अक्षमताएं होती हैं, जिन्हें डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया नाम से हम जानते हैं। तो ये तीनों अक्षमताएं बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। यानी हो सकता है कोई बच्चा गणितीय क्षमता से ग्रसित हो, कोई लेखन संबंधी अक्षमता से ग्रसित हो, और कोई बच्चा पठन संबंधी अक्षमता से भी ग्रसित हो सकता है। अर्थात ये तीनों महत्वपूर्ण अक्षमताएं हैं जिसकी बालक में होने की संभावना हो सकती है। निम्नलिखित में से पंचम वेद के रचनाकार कौन है? पंचम वेद रस संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ नाट्यशास्त्र को कहा जाता है।
जिसे पंचम वेद स्वयं नाट्यशास्त्र के रचनाकार अर्थात भरत मुनि ने कहा, क्योंकि उन्होंने चारों वेदों का सारांश नाटक शैली में नाट्य रूप में लिखा। अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे बिदिनाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहां साधन उपलब्ध ना हो फिर भी कार्य संपन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। हालांकि अगर ट्रिक बेसिस की बात करें तो जहां बिन बिना हीन जैसे शब्द हों वहां विभावना अलंकार होता है। जहां कार्य कहीं हो और उसका प्रभाव कहीं अन्यत्र देखने को मिले, वहां असंगति अलंकार होता है। जहां साधन होते हुए भी कार्य संपन्न ना हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। और जहां बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। रूप गोस्वामी ने निम्नलिखित में से कौन सा रस का प्रतिपादन किया? कौन से रस का प्रतिपादन किया? नवरस के बाद में जो 3 रस बचते हैं, भक्ति रस, वात्सल्य रस और प्रयाण। हालांकि नवरसों में से 8 रसों के उद्गमकर्ता या उनके प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि, 9वां रस शांत रस उद्भट के द्वारा दिया गया, 10वां रस भक्ति रस रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया और वात्सल्य रस विश्वनाथ जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया, जबकि प्रयाण रस को आचार्य रुद्रट ने बताया। तो रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रस का प्रतिपादन किया गया, अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प दूसरा। शांत रस जैसा कि अभी बताया उद्भट के द्वारा, श्रृंगार रस भरत मुनि के द्वारा और वात्सल्य रस आचार्य विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया। निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24 होती है? दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई? तो प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24 रोला में होती है। दोहा में 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा में जस्ट विपरीत, पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और चौपाई में 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। निम्नलिखित में से कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के मेल से बना है? रोला उल्लाला, रोला दोहा सोरठा, दोहा रोला या फिर रोला और दोहा? तो कुंडलिया छंद में पहली 2 पंक्तियां दोहा की और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। अर्थात कुंडलिया छंद दोहा और रोला के मेल से बनता है। हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? हरवंश राय बच्चन, बच्चन सिंह, भगवती चरण वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर? हम दीवानों की क्या हस्ती भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई उत्कृष्ट कोटि की कविता है, जिसे यदि आप पूरा भी सुनना चाहें तो प्लेलिस्ट में जो पोएम वाली यानी कविताओं वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें इस कविता को मैंने आवाज़ दी है, तो आप इसे वहाँ से उसका सस्वर वाचन सुन सकते हैं, सस्वर वाचन श्रवण के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से छायावाद के बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। कौन नहीं आता? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी या फिर महादेवी वर्मा जी। छायावाद के 4 स्तंभों में ये चारों कवि आते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन छायावाद के बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा नहीं आती, बल्कि बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आते हैं। जबकि लघुत्तरयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को माना जाता है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प चौथा। प्रश्न संख्या 30, जो कि आज का अंतिम प्रश्न भी है। श्रावण का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रौधन वर्ण, श्रौधन अण, श्रौधन अन या फिर श्रौधन अन। तो श्रावण का संधि विच्छेद विकल्प डी होगा, क्योंकि जब हम श्रौ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम पाएंगे इसमें से आधा श और ओ निकलता है, और आव बदल जाएगा आव में। तो आ इस शा को मात्रा देगा और अन वाला आ इस वा को मात्रा देगा, और क्योंकि जो शा है वो शा स और रा से मिलकर बना है, तो यदि रा की संधि ना से होती है तो रा ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए हमारा सही विकल्प होगा विकल्प चौथा, अर्थात श्रावण का संधि विच्छेद श्रौधन अन होगा, विकल्प चौथा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में, क्योंकि आप हिंदी के 30 ही प्रश्न हल करेंगे, उन 30 प्रश्नों का आज हमने व्याख्यात्मक हल प्रैक्टिस सेट 6 के रूप में कर लिया है। स्क्रीन पर नजर आने वाली PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका आप पुनः अध्ययन कर सकते हैं। आप पेपर लगाइए और उसके अंतिम पेज पर आपको आंसर भी मिल जाएंगे, उत्तर भी मिल जाएंगे। तो PDF को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।